हम में से बहुत से लोगों ने पिक्सार सब के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मूवी वास्तविक दुनिया की घटनाओं से प्रेरित थी? सच कहूं तो असल में लोग अपने घर को ना छोड़ने के लिए कई हदें पार कर देते हैं। हवाई अड्डे के बीच घर से लेकर मैचेस्टिक नेल हाउसेस तक। आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के उन जिद्दी मकान मालिकों के बारे में जिन्होंने अपने घरों को छोड़ने से मना कर दिया। नंबर 20, एडिथ मैकफील्ड। एडिथ मैकफील्ड साल 2006 में सुर्खियों का हिस्सा बन गईं जब उन्होंने अपने सेटल फार्म हाउस के लिए $1 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि इसके बावजूद भी वहां 5 मंजिला कमर्शियल विकास चलता रहा, लेकिन अफसोस कि उसे काफी अजीब तरह से मैकफील्ड के 108 साल पुराने घर के इर्द गिर्द बनाना पड़ा, जहां वे 86 साल की उम्र तक अपनी मृत्यु होने तक रहीं, यानी कि साल 2008 तक। अपनी विल उन्होंने ये घर नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट के नाम की, जो किसी कारण से उनके दोस्त और केयरटेकर बन गए थे। साल 2009 में डिज्नी पब्लिसिस्ट ने एडिथ की छत पर बैलून बांधे क्योंकि वे अपनी आने वाली मूवी का प्रचार करना चाहते थे। ये भी कहा जाता है कि एडिथ की कहानी ही इस मूवी के लिए प्रेरणा के रूप में सामने आई थी। कार्ल फ्रेडरिक्सन को गर्व होगा। नंबर 19, आधा घर। साल 1975 में विंडलेस होल्डिंग्स ने टोरंटो के सेंट पैट्रिक स्ट्रीट की सभी प्रॉपर्टी को खरीदना शुरू कर दिया था। वैसे तो उनका टेक ओवर प्लान अच्छे से चल रहा था, तभी तक जब तक कि वे हाउस नंबर 541/2 तक नहीं पहुंचे थे। अजीब बात यह है कि इसको आधा बांटने से पहले ही इसका नाम 541/2 था। इसका डुप्लेक्स का आधा हिस्सा वे खरीद पाए थे और बाकी का आधा हिस्सा नहीं बिका, इसलिए बिल्डर्स ने काफी ध्यान से बचे हुए आधे हिस्से को तोड़ा और उन्होंने डिवाइडिंग वॉल को ऐसे ही रहने दिया, और तभी से ऐसे हालातों में और यहाँ पर लोग रहते भी हैं, तो फिलहाल आपको ये आधा हिस्सा तो नहीं मिलने वाला। नंबर 18, नेल हाउस। चाइना में जिद्दी मकान मालिकों का दिखना एक आम बात है। मकान मालिकों के घरों को वहां नेल हाउसेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां वे हथौड़ी से ठोकी गई कील की तरह चिपक जाते हैं। वहीं कुछ किस्सों में तो इनके अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हटा दिया जाता है और ये बिल्डिंग सच में कीलों की तरह नजर आती है। चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसे लोगों से निपटने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हें इतने पैसे ही क्यों ना दे दिए जाएं जो ये अपना घर नहीं छोड़ते। इसलिए सरकार इनके साथ इनके घर की बिजली काटकर और भी बुरा बर्ताव करती है और यहाँ तक कि कुछ घरों के आसपास खुदाई भी कर देती है। कितना अजीब है ना। नंबर 17, एयरपोर्ट पर खेती। नरिता एयरपोर्ट टोक्यो का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे 1987 में काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा क्योंकि आसपास रहने वाले किसानों को यहाँ पर एयरपोर्ट होना मंजूर नहीं था। इसीलिए 2002 तक इसे एक रनवे के साथ काम करना पड़ा क्योंकि लीगल इश्यूज की वजह से वे ज्यादा रनवे बनाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि किसी तरह वे बाकी जगह को खरीदने में सक्षम हुए, लेकिन टाको शीटो को वहां से हटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए इन सभी चीजों के कारण उन्हें एयरपोर्ट को एक कर्व देना पड़ा क्योंकि उनका ये खेत ठीक एयरपोर्ट के बीच में है और अब 68 वर्षीय ये किसान अपने खेत में एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से आते जाते हैं। उम्मीद है कि उनके पास शायद अच्छे हेडफोन हो। नंबर 16, रास्ते के बीच में घर। शंघाई का ये घर 10 सालों तक रोड प्लान बनाने के बावजूद है। यूं ही इस जगह पर असल में यहाँ पर 7 लोग रहते थे जिन्हें ऐसा लगा कि सरकार उन्हें उनके घर का सही मूल्य नहीं दे रही, इसलिए वे कहीं पर नहीं गए, जिसके कारण रोड को उनके घर को घेरते हुए बनाना पड़ा। यहाँ पर होने वाला ट्रैफिक सच में अनोइंग है और इसका मुख्य दरवाजा रोड से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर है। खैर जो भी हो, उनका तो ये घर ही है। नंबर 15, सैंडविच हाउस। मैरी कुक ने अपना घर मैनहट्टन के वेस्ट एवेन्यू में खरीदा था क्योंकि उस वक्त यहाँ पर घर खरीदना काफी किफायती था, लेकिन जब वहाँ अमीर लोग आने लगे तब उनके घर के आसपास मॉडर्न अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनने लगे और मैरी ने उनके पास आए सभी ऑफर्स ठुकरा दिए और इसीलिए ये घर आज भी है। इन दोनों अपार्टमेंट के बीच चिपक कर ऐसा लगता है जैसे टॉम क्रूज किसी बास्केटबॉल गेम में फंस गए हो। नंबर 14, मीनार को लेकर जिद। ये घर मैनहट्टन के वॉशिंगटन हाइट्स में स्थित है। ये जगह मैनहट्टन के एक अलग ही समय से संबंध रखता है। जब मैनहट्टन तेजी से विकास कर रहा था तब अपार्टमेंट्स के बीच में इस जगह ने अपना स्थान बरकरार रखा, जिसके पीछे का कारण इसका चर्च होना था। इस जगह पर पूजा करना वास्तव में मजेदार हो सकता है। नंबर 13, अलग दिखने वाला पड़ोसी। साल 2013 में चाइना के सुजुहू में एक मकान मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी को उन लोगों को बेचने से मना कर दिया जो उनकी प्रॉपर्टी को लग्जरी अपार्टमेंट का रूप देना चाहते थे और अब ये जगह जो कभी अपने पड़ोसियों के साथ मेल खाती थी अब वो उनसे बिल्कुल अलग दिखती है, बिल्कुल इतिहास के किसी टुकड़े की तरह जिसकी अब कोई कीमत नहीं है। नंबर 12, कुकिंग बनाम द वर्ल्ड।
वेरा कोकिंग और उनके पति ने ये प्रॉपर्टी 1961 में खरीदी थी। 3 दशकों तक उन्होंने सभी ऑफर्स को नकारा, जिसके कारण पेंटाहाउस मैगजीन ओनर बॉब जिशियन ने उनके घर के इर्द गिर्द अपना नया होटल कैसीनो बनवाने की शुरुआत कर दी। लेकिन 1980 में जिशियन के पास पैसे का अभाव हुआ, जिसके कारण उन्हें कंस्ट्रक्शन बंद करना पड़ा और तकरीबन 1993 तक ये जगह मचान से घिरी रही। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, जिसके पीछे उनका इरादा उनके कैसीनो और होटल को एक्सपेंड करने का था और साथ ही उनकी लिमोज के लिए पार्किंग लॉट बनाना था। लेकिन फिर भी कोकिंग अपने डिसीजन से टस से मस न हुए। वहीं ट्रंप ने अपनी लीगल टीम की मदद से लोगों को इस घर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वहीं कोकिंग अपनी जिद पर अड़े रहे और सरकार से पंगा लेकर वे उनसे जीत गए और तकरीबन साल 2010 तक वे यहाँ पर रहे भी। नंबर 11, एकर्स का घर। साल 2011 में पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने किसी तरह से एक लोकल स्ट्रीट पर रहने वाले सभी लोगों को कन्विंस कर लिया कि वे अपना घर छोड़ दें ताकि वे अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। इन सब लोगों में सिर्फ रेंडल एकर्स शामिल नहीं थे। रेंडल ने हाल ही में ये जगह खरीदकर उसे रेनोवेट कराई थी और उन्हें इस जगह को छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूनिवर्सिटी के लिए एक बुरी बात थी और रेंडल एक लॉयर भी थे, उनके पास हर बात का तोड़ होता। और अब आप स्टूडेंट रेसिडेंस एरिया में एक 1800 के दशक एक छोटा सा घर देख सकते हैं। एकर को यह बात अच्छे से पता थी कि उनकी स्थिति बहुत हद तक पिक्सार सब के एडिथ मैकफील्ड के किस्से से मिलती जुलती है। इसीलिए एकर ने अपनी चिमनी से 400 बैलून बांधे थे ताकि वे अपनी जीत का जश्न मना सकें। नंबर 10, स्प्लिट स्ट्रीट। इस चाइनीज कंस्ट्रक्शन फर्म को सच में खुद के लिए इस प्रोजेक्ट को 2016 में शुरू करने से पहले एक लॉयर अपॉइंट करने की जरूरत थी, क्योंकि चीनी संपत्ति कानून निजी फर्मों को जमीन पर 70 साल की लीज खत्म होने तक घर के मालिकों को उनकी संपत्तियों से दूर करने की अनुमति नहीं देता है। इस घर के मालिक ने यह तय कर लिया था कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो वहां से कहीं नहीं जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम भी हो सकता था अगर इस हाईवे का कभी उद्घाटन किया जाता तो। लेकिन हाँ, रोड साइड पार्किंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 9, छोटा सा नेल हाउस। ये एक छोटा सा घर है जिसने अप्रैल 2015 में चीन के नॉनसिंग में एक सड़क निर्माण के दौरान हस्तक्षेप किया। घर का मालिक किसी भी हाल में एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था और मुआवजे के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, जिसके कारण भले ही इस सड़क को अच्छे से बनाया गया, ये घर वहीं पर बना रहा। नंबर 8, बार को बढ़ावा देना। द थ्रस्टी बीवर नाम की नॉर्थ कैरोलिना डाइव बार के आसपास की भूमि को 2015 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया गया था, लेकिन चाहे उन्हें जो भी ऑफर दिया जाए, थ्रस्टी बीवर को वहां से हटाया नहीं जाएगा। ये सैलून बरसों से जॉर्ज सलेम्स के परिवार का था और जॉर्ज अपने पूर्वजों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं करना चाहता था। तो जैसा कि आपने गेस किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी उनके अगल बगल में विकसित करनी शुरू कर दी और अब आप थ्रस्टी बीवर को इस डैम जैसे स्ट्रक्चर से घिरा हुआ देख सकते हैं। ऐसा डैम जो अपार्टमेंट ब्लॉक से बना हुआ है, मॉडर्न है ना। नंबर 7, छोटी सी प्रॉब्लम। 20वीं सदी की शुरुआत में विकहैम परिवार ने लंदन ईस्ट एंड में एक विशाल डिपार्टमेंट स्टोर खोलने की सोची ताकि वे उनके कॉम्पिटिटर सेल्फ्रिज को टक्कर दे सकें, लेकिन उनके इरादे को स्प्रिंग हेल्टर फैमिली ने नकार दिया, जो असल में घड़ी और ज्वेलरी का व्यापार करते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रॉपर्टी के एक बहुत ही अहम हिस्से को बेचने से मना कर दिया। फिर भी विकहैम आगे बढ़े और अपना कंस्ट्रक्शन जारी रखा। उनका इरादा था कि वो इस भाग को बाद में एक कर लेंगे जब स्पीच हेल्टर्स की मृत्यु होगी या फिर वो इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। लेकिन स्पीच हेल्टर स्टोर ने विकहैम को मात दी, क्योंकि 60 के ही दशक में उनका कारोबार ठप हो गया। अब भले ही दोनों के अच्छे दिन चल रहे हों, लेकिन उनके बीच की कहानी को इस बिल्डिंग में देखा जा सकता है। नंबर 6, मिसिंग द पॉइंट। रुयान चाइना में झेंग मीजू का घर नेल हाउस की दोनों परिभाषाओं का प्रतीक है। जब इस जगह को 2013 में बिजनेस प्लाजा बनाने के लिए क्लीन किया जा रहा था, तब वहां बस एक ही प्रॉपर्टी बची थी और वो थी खतरनाक नुकीला घर। उन्होंने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं दे रही। हालांकि वे इस घर में पिछले 1 साल से रह रही थी, फिर भी उनके घर की बिजली और पानी के कटने के बाद भी वो बनी रही। अब नेटफ्लिक्स देखने की जरूरत किसे, जब आप चाहते हैं कि आपका घर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। नंबर 5, पैनोरामिक विस्टास। कुछ लोगों को ट्रैफिक की आवाज से कोई शिकायत नहीं होती। कुछ ऐसा ही चाइना के झिजियांग के रहने वाले इन लोगों ने दर्शाया है। यहाँ 3 परिवार रह रहे थे जिन्होंने अपना घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और वहाँ बुलडोजर को आने नहीं दिया, और अब उनका घर एक 4 लेन हाईवे से घिरा हुआ है। अगर आप एक 360 डिग्री रोड साइड व्यू वाला घर ढूंढ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 4, पहाड़ी के शहंशाह। साल 2004 में चाइना में कॉन्गिंग में रहने वाले लोगों को कितना भी पैसा दिया जाए, वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ पिछली 3 पीढ़ियों से रह रहे थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसकी वजह से वहां 6 मंजिला शॉपिंग मॉल नहीं बन पा रहा था। वे यहां कई सालों तक बने रहे, जब तक कि डेवलपर्स ने उनके घर के अगल बगल 30 फीट गड्ढा कर दिया। जब वे अपने घर पर मौजूद नहीं थे, इन सब चीजों के बावजूद भी वो परिवार कंस्ट्रक्शन साइट पर आए और वापस अपने घर में रहने लगे और वहां चाइना का झंडा लहराने लगे।
यांग वू जो इस घर के मालिक थे और मार्शल आर्ट चैंपियन भी, उन्होंने अपने घर तक पहुंचने के लिए ननचक्स की मदद से सीढ़ियां बनाई और अगर किसी ने वहां से उनको निकालने की कोशिश की तो वो अपनी स्किल्स उन सभी पर आजमा सकते हैं। और इसके कारण यांग और उनकी पत्नी छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने साल 2007 में समझौता कर लिया। भले ही ये सही न लगे, लेकिन आखिरकार कौन एक बड़े गड्ढे में खड़े रहना पसंद करेगा। नंबर 3, सिर्फ एक कैफे बचा रहना। साला ऑर्जिनी का कॉफी शॉप मात्र एक ऐसी जगह है जो फ्रांस के रोबेक्स के पड़ोस में अभी भी बची हुई है। उनके रेगुलर कस्टमर्स अब भले ही वहां ना रहते हों, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहेंगे। वे इस बिल्डिंग के मालिक 1965 से हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अगल बगल की जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन एक बात है, उनकी कॉफी शायद इतनी अमेजिंग है कि उन्हें आज भी ग्राहक मिल जाते हैं। खैर, अब उनका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा है। ऑर्जिनी ने रिपोर्ट्स में यह भी कहा है कि वे इस कैफे में मरना पसंद करेंगे। काश कि स्टारबक्स के एम्प्लॉयज भी इतने ईमानदार होते। नंबर 2, पत्थर के बीच में 2 कंकड़। जब 30 रॉकफेलर प्लाजा का निर्माण 1930 में किया जा रहा था, तब इन 2 घरों ने उनके कंस्ट्रक्शन प्लान में कई बाधाएं खड़ी कर दी। 1240 सिक्स्थ एवेन्यू, जहां अब एक बेकरी है, उस वक्त यहां एक पब था और ये जगह 3 आयरिशमैन की थी। उन्होंने रॉकफेलर को ये जगह 250 मिलियन के नीचे बेचने से मना कर दिया, वो कीमत जो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत थी। और 1258 सिक्स्थ एवेन्यू जो एक शू स्टोर है, उन्होंने भी अपनी जगह बेचने से मना कर दिया, जिसके कारण 30 रॉकफेलर प्लाजा को उनके प्रोजेक्ट की संरचना इस तरह से करनी पड़ी। और आज भी ये 2 जगहें इस बड़ी इमारत के बगल में वैसी की वैसी ही हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपने फाइनल होम ओनर के बारे में बताऊं, ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनके बारे में बताना तो बनता है। सबसे पहले तो मैं उस जगह के बारे में बात करता हूं जिसे हम मैनहट्टन के 34th स्ट्रीट एंड ब्रॉडवे में $1 मिलियन कॉर्नर के नाम से जानते हैं। इसे 1900 में मैके के कॉम्पिटिटर के द्वारा खरीदा गया ताकि मैके खुद दुनिया के सबसे बड़े स्टोर का निर्माण ना कर सके। हालांकि ये तरकीब काम ना आई और मैके ने अगल बगल की दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली और उन्होंने दुनिया में सबसे बड़े स्टोर का टाइटल कमाया। और अब वे अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स को $1 मिलियन कॉर्नर के ऊपर अपने जायंट मैकेज बैग को रख कर चढ़ाते हैं, जिस पर उनके दुनिया के सबसे बड़े स्टोर होने के बारे में लिखा है। उसके बाद पेश है नेल हाउस, जो चाइना के चैंगशा जगह पर है, जिसका नाम है टी शर्ट स्टैंड कॉम्बो। इस स्टोर को 2007 में इस मॉल के निर्माण के बाद काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन एक बात तो है, यहाँ के मालिक को अपनी चीजों को स्टॉक करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। और अब बात करते हैं नेल ग्रेव के बारे में। कई महीनों तक ये कब्रें हवा में 10 मीटर ऊपर ही रहीं, क्योंकि इनके परिवार वालों ने इन्हें यहाँ से हटाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये कब्रें उनकी थी जो इस जगह के मालिक थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद भूत इन बिल्डर्स को परेशान कर रहे हो। नंबर 1, रोड का अंत। साल 2012 में लियो बाओजिन और उनकी पत्नी जिद्दी घर के मालिकों के अवतार बन गए जब उन्होंने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया जो उन्होंने चाइना के वैनलिंग में बनाया था। भले ही उनके पड़ोस के घरों को तोड़ दिया गया था और एक रास्ता उनके घर को एक आइलैंड का रूप देता था जो डामर की नदी से घिरा हुआ था, फिर भी वे अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में उसी साल लोकल गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण मिस्टर बाओजिन ने हार मानकर कहा कि वे अब और नहीं लड़ सकते और अफसोस कि उस घर को तोड़ दिया गया। लेकिन शुक्र है इस तस्वीर का जिसने यादों में इस रास्ते के बीच में मौजूद घर को हमारे बीच जिंदा रखा। आप अपने लिए किस तरह का घर बनाएंगे ताकि आप इन जिद्दी घर मालिकों को टक्कर दे सकें? क्या आप इन चाइनीज नेल हाउस में एक रात भी गुजारना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।